चलिए अब शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि जो नए बच्चे होंगे, यानी क्लास स्टार्ट होती है डीप कॉन्सेप्ट टॉक। अब आप कहेंगे सर ये डीप कॉन्सेप्ट टॉक क्या होता है? डीप कॉन्सेप्ट टॉक यानी एडिटोरियल में आया हुआ कोई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन, कोई भी योजना, कोई भी संधि, कोई भी समझौता जिसके प्रीलिम्स में और मुख्य परीक्षा दोनों में आने की संभावना होती है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, वह विषय यहां पर डीप कॉन्सेप्ट टॉक में चर्चा किए जाते हैं। लक्ष्य यही होता है कि साल में 365 दिन, और 365 दिन में अगर हम 300 दिन डीप कॉन्सेप्ट टॉक अच्छे से कर रहे हैं, मैं 65 हटा दे रहा हूं, चलो रिपीट हो जाता है कभी कभी, 300 डे अगर हम साल में, यानी 300 टॉपिक आपकी जेब में डाल दूंगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। सबसे बड़ी खूबी डीप कॉन्सेप्ट टॉक की यही है मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। क्यों पढ़ने जा रहे हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रीलिम्स के लिए भी, यानी जैसे प्रश्न बन जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्लिक से कथन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में सही है या सही नहीं है। 4 स्टेटमेंट दिया, विकल्प देगा ए 1 2 3, बी 2 3 4, सी 1 2 3 4, डी 1 3 4। तो इस प्रकार की चीजों के लिए भी सारे फैक्टर हैं। और दूसरा, मुख्य परीक्षा के लिए भी मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, जैसे जीएस2 2015 में देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, आईआर में, इंटरनेशनल रिलेशन में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। क्या क्वेश्चन पूछा? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीट की खोज में भारत के समक्ष आने वाली बाधाओं पर चर्चा कीजिए। डिस्कस द इंपेडिमेंट इंडिया इज फेसिंग इन इट्स परसूट ऑफ परमानेंट सीट इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तब आप यहां से देख सकते हैं, यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीट की खोज में भारत के समक्ष आने वाली कमियां क्या है? भारत के समक्ष आने वाली चुनौतियां, कमियां की जगह चुनौतियां। तो मैं यहां पर यह ध्यान में रखना है कि अगर आपको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पता ही नहीं कि क्या है, तो भारत के सामने क्या चुनौती आ रही है नहीं आ रही, वो तो बाद की बात है। तो मेरा यहां कहने का मतलब है कि हम पढ़ने जा रहे हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है क्या और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जब तक आप इसकी इंपॉर्टेंस को, इसके महत्व को नहीं समझेंगे, पॉइंट को समझिएगा, तब तक आपके अंदर एक ललक नहीं पैदा होगी कि अच्छा यार, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर भारत को क्यों होना चाहिए। मान लीजिए मैं आपसे यह प्रश्न पूछूं, क्यों होना चाहिए? यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य, परमानेंट सीट हिंदुस्तान के पास क्यों होना चाहिए विद वीटो पावर। अभी आप समझेंगे क्यों होनी चाहिए, और होनी चाहिए तो फिर बाधाएं क्या है, वो तो एक अलग की बात है। तो हम यहां केवल पढ़ने जा रहे हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, लेकिन बस ये दिखाया गया कि इस प्रकार के प्रश्न यूपीएससी आपसे पूछता है, इसलिए आपको यानी हर एक संस्था के बारे में अच्छी नॉलेज रखनी चाहिए। तो आज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में हम एक अच्छी नॉलेज रखने जा रहे हैं, लेकिन 1 मिनट के लिए बच्चों होल्ड पे रखिएगा मुझे। ये इसको ठीक करवा के लेके आइए कि बैटरी डालने के बाद भी ये चल नहीं रहा है। बैटरी इसमें न्यू पड़ी हुई है, फिर भी ये वर्क नहीं कर रहा है। इसको कहीं दिखाइए फटाफट, गाड़ी लीजिए, स्कूटी लीजिए या जो भी। ठीक है बच्चों, वो थोड़ा सा वो मेरा रिमोट ना काम नहीं कर रहा, तो मैंने कहा एक बार चेक करा। ठीक है, अब आते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। एक एक चीज हमें सीख लेना है और आपको भी इस प्रकार से पढ़ना है कि दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो मेरे प्यारे बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 6 प्रमुख अंग हैं, यानी 6 जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, 6 मुख्य अंग हैं। उन 6 अंगों में से एक है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। लेकिन जरा समझिएगा, 6 में से एक है लेकिन विशिष्ट है, यही आपको यहां पर फोकस करना है। 6 में से एक है लेकिन बड़ा खास है, इसको आप ऐसे हल्के में मत जाने दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब आता है पीटी के लिए पहला प्रश्न आपके लिए कि इसकी स्थापना कब हुई और किसके द्वारा हुई। तो इसकी स्थापना हुई 1945 में, और किसके द्वारा हुई? यूएन चार्टर के द्वारा। तो यूएन चार्टर 1945 के द्वारा इसकी स्थापना हुई, इसको आप रट लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब आता है इसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है। बहुत महत्वपूर्ण बात, प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है मेरे प्यारे बच्चे? साफ है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए काम करना। अब देखिए, टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए काम करना। और अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण है? स्वाभाविक है, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में, यानी भूमंडलीकृत विश्व में, जहां सभी देश एक दूसरे के साथ विभिन्न प्रकार से जुड़े हुए हैं, चाहे वो आयात और निर्यात के संदर्भ में या किसी भी कल्चरल इवेंट के संदर्भ में, वो परस्पर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे में शांति बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसका उद्देश्य बहुत बड़ा है, याद रखेगा। अब इसके बाद अगला आता है कि इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका मुख्यालय कहां है? वो न्यूयॉर्क में है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये 3 पॉइंट आप याद रखेगा, ठीक है। अब हिंदुस्तान को क्यों इसका मेंबर बनना चाहिए? तो इसलिए बनना चाहिए क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और वह पॉइंट को समझे, और वह जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्राथमिक दायित्व है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना, तो ऑब्वियस है भारत इंटरनेशनल पीस में विश्वास रखने वाला देश है। हमारे देश में महात्मा बुद्ध और गांधी रहे हैं, जो अहिंसा के सिद्धांत को ही भारतीयों का मूल जीवन आधार मतलब बना चुके हैं। तो ऐसे में जिस देश के मूल में अहिंसा है, उसे स्वाभाविक रूप से शांति की स्थापना के लिए अगर कोई संगठन है तो उसमें उचित स्थान मिलना चाहिए। तो पहला ये आप ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं एक एक पॉइंट और देखते हैं।
चार्टर यानी यूनाइटेड नेशन चार्टर 1945 के अनुच्छेद 25 यानी आर्टिकल 25 के तहत संयुक्त राष्ट्र के जितने भी सदस्य यानी सभी सदस्य, कोई भी बचा नहीं, ये सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल के निर्णयों को स्वीकार करने और उन्हें लागू करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों क्या है, एग्री है, सहमत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सहमत है। यानी यह संगठन इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है और भारत की अस्थायी सदस्यता, यहां पर बार बार यूपीएससी भी पूछता है कि भारत को अस्थायी सदस्यता क्यों मिलनी चाहिए, क्या बाधाएं हैं, इंपेडिमेंट्स क्या क्या है। तो इसीलिए चूंकि ये यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में से एक है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि यूनाइटेड नेशन के सभी सदस्य राष्ट्र सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा लिए गए डिसीजन को मानेंगे, अपनाएंगे। वह इस बात पर यानी यूनाइटेड नेशन में शामिल होते ही एग्री हो जाते हैं, सहमत हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए चूंकि यह डिसीजन मेकिंग बॉडी है जिसको सदस्य राष्ट्रों को अपनाना पड़ता है। इसीलिए यहां पर जो देश यानी परमानेंट मेंबर के रूप में उपस्थित हैं, तो स्वाभाविक है वह वैश्विक महाशक्ति कहे जाते हैं। अब आते हैं यहां पर वही बात जो मैंने आपको बताया कि जबकि संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंग मेरे प्यारे बच्चों यानी कुल 6 अंग हैं, उनमें से एक सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, यानी बचे जो अन्य यानी 5 अंग। तो जो अन्य 5 अंग बचे मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है ना, ये सदस्य राज्यों को सिफारिशें करते हैं। यानी जो 5 अंग हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, वो क्या करते हैं, केवल एडवाइस देते हैं। लेकिन जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, इसके पास एडवाइस नहीं, डिसीजन लेने की शक्ति, यानी उसने डिसीजन लिया बहुमत से, अगर उसने डिसीजन ले लिया तो मेरे प्यारे बच्चों सभी राज्यों को उसे अपनाना बाध्यकारी है। यह बहुत अच्छा पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों। वाइल अदर ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन मेक रिकमेंडेशन टू मेंबर स्टेट्स, ठीक है ना, याद रखिएगा, जबकि अन्य जो ऑर्गन्स हैं वो केवल सुझाव दे सकते हैं, रिकमेंडेशन कर सकते हैं। काउंसिल अलोन हैज द पावर टू टेक डिसीजन विच मेंबर स्टेट आर ऑब्लिगेटेड टू इंप्लीमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए यानी यहां पर जो जिम्मेदार राष्ट्र हैं उनको सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट मिलनी चाहिए, और हिंदुस्तान जिम्मेदार राष्ट्र है इसलिए उसको मिलनी चाहिए, याद रखेगा। एक चीज और मैं भूल गया, मैं 1 मिनट के लिए पीछे आ जाता हूं। जब यहां कहा जाता है कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को स्थापित करना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्राथमिक उद्देश्य है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, तो मेरे प्यारे बच्चों अंतरराष्ट्रीय जो पीस कीपिंग फोर्स है संयुक्त राष्ट्र संघ की, उसमें सबसे ज्यादा योगदान हिंदुस्तान का रहा है। तो अंतरराष्ट्रीय शांति सेना जो है उसमें सबसे बड़ा योगदान करता है हिंदुस्तान रहा है। तो इस आधार पर भी हिंदुस्तान को मेंबरशिप मिलनी चाहिए। ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा, यानी हिंदुस्तान प्रत्येक प्रकार से इसके योग्य है, ठीक है। अब आता है, इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 10 अस्थायी होते हैं और 5 अस्थायी होते हैं, यानी 5 परमानेंट जिन्हें P5 कहा जाता है। ये 5 अस्थायी सदस्य कौन है, चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका मेरे प्यारे बच्चों, जिन्हें P5 परमानेंट 5 देशों के रूप में जाना जाता है। और इनके पास इतनी शक्ति है कि अगर ये 15 सदस्य कोई डिसीजन लें, यानी इन्होंने कहा कि भाई सभी देशों को 2050 तक, एक मैं एज्यूम करिए एक, ठीक है ना, 2050 तक हमें कार्बन उत्सर्जन 0 कर देना है, तो इसने डिसीजन लिया। तो इन 15 में से अगर इन 5 में, यानी इस 15 में ये 5 भी शामिल है, इन 5 में से किसी भी एक ने बीटो कर दिया कि नहीं हम इसको नहीं मानते, तो फिर यह रद्द हो जाएगा। इतनी बड़ी ताकत है इन 5 के पास। यानी सबसे बड़ी बात है, एक ही ऐसा अंग है जिसके निर्णय सदस्य राष्ट्रों पर बाध्यकारी हैं, लेकिन यहां पर जो बेमेल है वो क्या है कि जो यानी परमानेंट 5 देश हैं, अगर ये 15 सदस्य मिलकर के किसी निर्णय पर पहुंचते हैं लेकिन कोई भी एक सदस्य उसको नकार देता है, तो वह निर्णय अप्रभावी हो जाता है। यह यानी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी कमी है, और इसीलिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की संरचना, उसके स्ट्रक्चर में व्यापक सुधारों की आवश्यकता है। अब अगर कोई आपसे प्रश्न पूछ ले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की संरचना में व्यापक सुधारों की आवश्यकता है, चर्चा करें, तो अब आप कम से कम यह बता पाएंगे हाँ भाई सुधारों की आवश्यकता क्यों है। सुनील सर ने 1-2 बातें यहां बता दी, यही पॉइंट आपको वहां पर डाल देना है, सुधारों की आवश्यकता क्यों है। आई होप इसको बढ़िया से आप समझ चुके हैं। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जो 10 सदस्य हैं यानी जो अस्थायी होते हैं, ये महासभा के द्वारा, किसके द्वारा मेरे प्यारे बच्चों, जो संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली है, बहुत इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र की महासभा के द्वारा 2 साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। जैसे हिंदुस्तान इस समय 2 साल के कार्यकाल के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है, आपको यह भी पॉइंट पता होगा, ठीक है ना। और प्रत्येक वर्ष ऑब्वियस है महासभा 2 साल के कार्यकाल के लिए 5 अस्थायी सदस्यों का चुनाव करती है, ठीक है ना, ये तो हो ही गया। 10 अस्थायी सीटों का वितरण मेरे प्यारे बच्चों कैसे होता है, यानी 5 अस्थायी हो गया तो उनकी बपौती हो गई, जब से बने हैं वही लोग हैं, लेकिन 10 जो अस्थायी सीट है उसका चयन कैसे होता है, तो क्षेत्र के आधार पर होता है, वह भी आपको पता होना चाहिए कैसे होता है। रीजनल बेसिस फॉर नॉन परमानेंट मेंबर, यानी गैर
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर अस्थायी सदस्यों का चयन किस आधार पर होता है? पीटी मिल गया, जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर। तो क्षेत्र के आधार पर होता है, रीजनल बेसिस पर होता है, याद रखें। 5 देश चुने जाएंगे, यानी टोटल 10 हैं, 5 चुने जाएंगे अफ्रीकी और एशियाई देशों से, ठीक है ना। 1 चुना जाएगा पूर्वी यूरोपीय देश का, ये प्रत्येक वर्ष की बात है, और 2 चुने जाएंगे लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई देशों से, और इसके अलावा 2 चुने जाएंगे पश्चिमी यूरोपीय और अन्य देशों के लिए। 2 2 4 1 5 और 5 यहां के लिए, कुल मिलाकर 10 हो गया। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में जो बेसिक्स हो सकते हैं वो सब यहां पर आपका क्लियर हो गया। किसी दिन यानी पूरा एडिटोरियल आएगा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता क्यों, आपका पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसीलिए मैं क्या कहता हूं, जो बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं, मैं क्या कहता हूं, यही कहता हूं ना, ऑप्शनल, प्रीलिम्स और द हिंदू। अब मैं इथिक्स और ऐसे भी कह रहा हूं, जब ऑप्शनल खत्म हो जाए तब इथिक्स और ऐसे पे हाथ लगाना है। तो जो बच्चा इस स्ट्रेटजी पर चला कि ऑप्शनल, प्रीलिम्स और द हिंदू की ये चर्चा, इन 3 चीजों को अपनी जेब में रख लिया ना, फेल हो जाए तो आकर के मेरे सामने कहना, फेल हो जाए तुम मेरे सामने आके करना, ध्यान रखिएगा, कभी फेल नहीं होंगे आप। क्यों? क्योंकि द हिंदू में देख रहे हैं आप, सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, बेसिक हो गया कि नहीं हो गया। किसी दिन कोई एडिटोरियल आ जाएगा तो जो मुद्दे आज के चल रहे वो भी हो जाएंगे। अब आप इसके लिए सर हमको आईआर पढ़ना, लीजिए आईआर। रिजल्ट ना होने के पीछे ये एक बहुत बड़ा रीजन रहा है। ध्यान रखिएगा कि हम सही स्ट्रेटजी पर चल नहीं रहे। ऑप्शनल, इथिक्स ए से, द हिंदू और प्रीलिम्स, इसके अलावा कुछ मत पढ़िए, बाकी सब हम लोग कर लेंगे, ईश्वर है। अब थोड़ा सा विज्ञापन मेरे प्यारे बच्चों। इंडिया का लार्जेस्ट